बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बाढ़ का बेटा। तो बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे बाढ़, जो कि एक प्राकृतिक आपदा है। तो इस पाठ को पढ़ने का क्या उद्देश्य है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने इस पाठ में बाढ़ की विनाशकारी लीला का वर्णन किया है। विनाशकारी प्रलयकारी बाढ़ लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है, सब कुछ तहस नहस कर देती है। बाढ़ उतरने के बाद मेहनती किसान फिर से स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए अपने खेत व घरों को ठीक करते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। अतः मेहनत करना ही हमारा ध्येय होना चाहिए। तो बच्चों, बाढ़ का बेटा ये पाठ जो है हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या उद्देश्य है कि हमेशा कितनी भी विपदाएं आए जीवन में, जैसे किसान जो है बाढ़ के बाद फिर से मेहनत करके अपने खेतों में खलिहानों में फसल उगाता है, अपने घरों को ठीक करता है, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी में कितनी भी मुसीबतें आ जाए दोबारा से खड़े करना चाहिए खुद को। ठीक है, तो आगे पाठ शुरू करते हैं। बाढ़ आ रही है। सुखिया ने कहा। विशेषज्ञ ने जरा सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर अपने जाल की मरम्मत में लग गया। अब सुखिया ने क्या कहा? बाढ़ आ रही है। ठीक है, एक उसका दोस्त विशेषज्ञ जो है वो देखता है थोड़ा सा और फिर अपने काम में लग जाता है। बाढ़ आ रही है, क्या विशेषज्ञ यह नहीं जानता? आज 4 दिनों से जो उमस रही उत्तर की ओर हिमालय की तराई में, जो लगातार बिजली चमकती रही, बादल गरजते रहे, वे क्या यह सूचना नहीं देते कि बाढ़ आएगी ही? तो बाकी लोग क्या कहते हैं कि विशेषज्ञ को भी तो पता होगा बाढ़ आने वाली है। जो 4 दिनों से इतनी उमस हो रही है, उमस क्या होता है बच्चों? गर्मी। तराई क्या होता है? हिमालय के नीचे जो जमीन होती है। ठीक है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा जो लगातार बिजली चमक रही है, ठीक है, खाइयों में बिजली चमक रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बादल चमक रहे हैं, तो उससे ये तो पता लग ही जाता है कि बहुत ज़ोर से बारिश आएगी और बाढ़ आने वाली है। बाढ़ उसके लिए कोई नई चीज़ है क्या कि उसको तो पता होना चाहिए? बाढ़ कोई नई चीज़ थोड़ी है। बचपन से ही वह बाढ़ देखता आया है, उससे खेलता आया है। बीच चोर में है उसका यह गांव। 4 महीने तक जो एक टापू ही बना रहता है। अब लोग क्या कहते हैं कि बचपन से ही वो बाढ़ देखता भी आया है और बाढ़ में खेलता भी आया है, क्योंकि उसका जो गांव है वो बीच चोर में है, यानी कि तालाब के आसपास है। और 4 महीने तक वो पूरा एक गांव जो है उसका वो एक टापू बना रहता है। विशेषज्ञ को अपने बचपन की याद आ रही है और याद आ रहे हैं उसके दादा प्रयाग सहनी। बूढ़े प्रयाग सहनी इस तरह का एक दिन जाल बिछाकर बैठे थे कि उन्होंने विशेषज्ञ को पुचकार कर बुलाया, आओ बेटे, एक नया खेल सिखला दे तुम्हें। अब विशेषज्ञ को बाढ़ की सुनकर अपने दादाजी की याद आती है, उसके दादाजी जिनका नाम था प्रयाग सहनी। प्रयाग सहनी बूढ़े दादाजी एक दिन विशेषज्ञ को बुलाकर कहते हैं, वो जाल बिछाकर बैठे थे तो वो कहते हैं कि आओ बच्चा, एक नया खेल तुम्हें सिखलाता हूँ आज। और सचमुच खेल खेल में ही उन्होंने विशेषज्ञ को क्या क्या सिखला दिया। अब कौन सा खेल सिखाया? जाल की मरम्मत करना, नया जाल बनाना, जाल का धागा कैसा होना चाहिए, जाल को तैयार कैसे करना चाहिए, जाल को कैसे संभालना चाहिए, कैसे फेंकना चाहिए। सिर के चारों ओर घुमाकर फेंकते ही वह एक बड़ा सा वृत्त बनाता पानी में इस तरह गिरे कि उस वृत्त के दायरे की मछलियों को निकल भागने का मौका ही नहीं मिले। प्रयाग सहनी ने मछली मारने के सारे गुर विशेषज्ञ को बता दिए थे। गुर क्या होता है बच्चे? गुर होता है नुक्सा, ठीक है, तरीका, ठीक है। और ये था वर्ड चोर। चोर क्या होता है? तालाब। तो अब उन्होंने, उसके दादाजी ने, वो किस चीज़ का जाल बुन रहे थे? वो जाल बना रहे थे, जब बाढ़ आएगी तो बहुत सारी मछलियाँ आ जाएंगी तो मछलियों को पकड़ लेंगे। तो खेल खेल में विशेषज्ञ के दादाजी ने उसको सारी चीज़ें सिखा दी थी कि कैसा जाल होना चाहिए, कैसा उसका धागा होना चाहिए, कैसे उसको फेंकना है कि कोई भी मछली भाग ना पाए, कैसे सारी मछलियों को पकड़ लेना है। तो उन्होंने सारे गुण जो हैं, सारे तरीके जो हैं मछली पकड़ने के, जाल फेंकने के, वो विशेषज्ञ को सिखा दिए थे। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, वह विशेषज्ञ को नाव पर बिठाकर चल पड़ते चोर की ओर, दिन में ही नहीं अंधेरी रात को भी। जब बाढ़ अपने ओज पर होती, ओज क्या होता है?
ओज होता है बहुत तेज गति पर, ठीक है, चरम सीमा पर। जब बाढ़ बहुत तेज होती थी तो विशेषर क्या करते थे, विशेषर को उसके दादाजी नाव पर बिठाकर निकल लेते थे, दिन में भी रात में भी। और वो क्या कहते थे कि बेटा डरना मत, बाढ़ क्या है, बाढ़ कोई भूत पिशाच नहीं है, बाढ़ जो है ये हमारे देवी देवता ही होते हैं। जब नाव बीच चोर में पहुंचती, बूढ़ा पतवार चलाना छोड़ देता, नाव को स्थिर कर देता और उसकी मांगी पर जाल लिए खड़ा होकर पानी की ओर एकटक घूरता। अब जब बीच में नाव पहुंच जाती थी तो वो क्या करते थे उसके दादाजी नाव चलाना छोड़ देते थे, नाव को एक जगह पर रख देते थे और उसकी मांगी क्या होता है बच्चों, जहां पर नाविक बैठकर नाव चलाता है, ठीक है, वहां पर वो खड़े हो जाते थे, जाल फेंकने की तैयारी करने लगते थे, पानी को ध्यान से देखने लग जाते थे। विशेषर को याद नहीं कि कभी उसने दादा का निशाना चूक गया हो। अब विशेषर देखता था दादाजी का जो निशाना होता था वो हमेशा सही लगता था, वो कभी भी नहीं चूकता था। प्रियांक सैनी ने विशेषर को नाव के बारे में बहुत कुछ शिक्षा दे दी थी। किस लकड़ी की नाव अच्छी होती है से लेकर जब नाव भंवर में पड़ जाए तो उसे कैसे निकालना चाहिए वहां तक, तो सारी चीजें विशेषर ने कहाँ से सीखी थी, अपने दादाजी से। बाढ़ आ रही है तो आए, प्रियांक सैनी कहा करते, बेटे बाढ़ से मत घबराना, भगवान खुश होते हैं तो पानी दे देते हैं, बाढ़ नहीं आए तो मछलियां कहाँ से आएंगी, और अपनी 2 बीघा जमीन से ही जो परिवार भर की गुजर चल जाती है, क्या बाढ़ की देन नहीं है। तो बच्चों देखो क्या कहते थे उसके दादाजी कहते थे कि जब बाढ़ आए ना बच्चों तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बाढ़ जो आती है उसी से तो मछलियां इतनी सारी आएंगी। जो 2 बीघा जमीन, जो थोड़ी सी जमीन हमारे पास है, वो परिवार का गुजारा कैसे चलेगा हमारा, ठीक है। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता, हर साल बाढ़ आती थी। तो बच्चों यहाँ पर 2 विलोम शब्द दिए हुए हैं। विलोम शब्द क्या होते हैं, विपरीत शब्द। उत्तर, उसका विपरीत विलोम क्या होता है, प्रश्न। ऊंचा, उसका विलोम होता है नीचा। ठीक है बच्चों, आगे कहानी शुरू करते हैं। 2 बीघा जमीन और परिवार भर की गुजर। विशेषर को कभी अनाज नहीं खरीदना पड़ता, हर साल बाढ़ आती है और कुछ नई कुंवारी मिट्टी खेतों में डाल जाती है। कुंवारी मिट्टी क्या होता है बच्चों, नई मिट्टी। वह नई कुंवारी मिट्टी न्यूनी सी चिकनी, यानी कि मक्खन जैसी चिकनी, सोने के रंग वाली, जो ही उसमें धान रोपिए देखते ही देखते वह छाती भर बढ़ जाएगा। तो विशेषर क्या कहता है कि बाढ़ की वजह से ही 2 बीघा जमीन, थोड़ी सी जमीन से उसका परिवार जो है वो बहुत अच्छे से गुजारा कर रहा था। जब बाढ़ आती तो नई मिट्टी उसके खेतों में आ जाती थी और इस नई मिट्टी में ये मक्खन जैसी चिकनी होती थी। जब इसमें वो धान रोपते थे, धान बोते थे, तो कुछ ही टाइम में वो धान इतने बड़े बड़े हो जाते थे। बच्चों यहाँ कुछ पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। पानी, जिसका पर्यायवाची होता है नीर, जल, जंगल, कानन, वन, कपड़ा, वस्त्र, परिधान। तो बच्चों अब उस नई मिट्टी में बहुत सारा धान जो है वो जल्दी से उग जाता था। मेड़ ऊंची करो, कुदाल मजबूती से पकड़ो, समय पर खेती करो, बाढ़ आती है तो आने दो। लगा जैसे प्रियांक सैनी आज भी विशेषर को उपदेश नहीं आदेश दे रहे थे। तो विशेषर ये सारी चीजें सोच रहा था जो भी उसके दादाजी ने उसको सिखाई थी कि बाढ़ के टाइम पर डरना नहीं है, कुदाल को मजबूती से पकड़ो, अच्छे टाइम पर खेती करो और बाढ़ को आसानी से लो। और सचमुच बाढ़ आ गई। किंतु इस साल की बाढ़ को क्या सिर्फ बाढ़ कहा जा सकता है, क्योंकि ये बाढ़ तो ऐसी आई जैसे जंगल से कोई शेर आता है उछलता हुआ, गरजता हुआ। लोगों ने देखा 3 हाथ ऊंची जितनी पानी की दीवार जैसे दौड़ती हुई चली आ रही हो, खेतों को, गड्ढों को, मेड़ों को, बांधों को डुबोती, पाटती, तोड़ती। लोगों ने देखा ये बाढ़ तो कुछ अलग ही तरीके की है, ये तो सारी चीजों को तहस नहस कर देगी, सारी चीजों को डुबो देगी। लोग भागे, हलवाहे हल बैल लेकर भागे, चरवाहे गाय भेड़ लेकर भागे, जो जहां था सिर पर पैर रखकर भागा। सब लोग बाढ़ को देखकर, बाढ़ का ऐसा भयानक रूप देखकर डर गए और सब लोग जो हैं वो अपने पशु पक्षियों को लेकर भाग गए। पानी गांव में घुस गया, अब घरों में घुस गया है। पहले सारा गांव टापू लगता था, अब हर घर टापू लग रहा है।
विशेषर दरवाजों की चीजों को सहेज रहा था, ढोरों को संभालता था। ढोरों क्या होता है बच्चे? पशुओं को संभालता था, चारे को संभालता था, ईंधन को संभालता था, नाव को संभालता था, जाल को संभालता था, कुदाल को संभालता था, पतवार को संभालता था, और एक को संभाल रहा होता कि दूसरे को संकट में देखता। अब बाढ़ जो है वो तो इतनी भयानक थी कि विशेषर से कुछ संभल ही नहीं रहा था, क्योंकि सारी चीज़ों को तो वही संभाल रहा था। अगर वो अपने पशुओं को संभालता तो चारा चला जाता, चारे को संभाल रहा था तो ईंधन को कैसे संभालता, नाव को कैसे संभालता, जाल को कैसे संभालता, सारी चीजें वो संभाल नहीं पा रहा था। उधर आंगन में सुकिया परेशान है। अंत में वह चिल्ला उठी, पानी चूल्हे तक चढ़ आया, दौड़ो दौड़ो। सुकिया जो है वो कहती है, वो भी बहुत दुखी है, वो बाढ़ देखकर कहती है कि भागो यहाँ से, पानी जो है वो चूल्हे तक आ गया है। विशेषर कहाँ कहाँ दौड़े, क्या क्या बचाए। विशेषर बेचारा वो क्या क्या करे, किस किस को बचाए। पानी बढ़ता गया, बाहर की सारी चीजें भी भीग गई, भीतर की भीग रही हैं। कपड़े और अन्न तक को नहीं बचा सका वह। अंत में तो ऐसा लग रहा था कि उसकी यह झोपड़ी भी कहीं बह न जाए। जो कुछ संभव हुआ लेकर वह पहुंचा गांव के नुनफर पर। तो अब वो क्या क्या बचाता, अब उसने क्या किया, जो वो बचा सकता था वो सारी चीजें उसने उठाई। उसको तो ये भी डर था कहीं उसकी झोपड़ी भी ना बह जाए, तो जो वो बचा सकता था वो लेकर सुखिया के साथ गांव से वो बाहर जाता है नुनफर पर। नुनफर क्या होता है? सूखी, ऊंची और ऊसर जमीन पर, ठीक है, जहां बाढ़ आई है उससे ऊपर की तरफ। आगे बढ़ते हैं। गांव का यह नुनफर आज गांव का गोवर्धन बन गया है। बाल बच्चे, माल गोरू, अन्न धन, चारा ईंधन लेकर लोगों के इस नुनफर की शरण ली है। अब गांव का जो ये नुनफर है, गांव का ये ऊंचा जो इलाका है, ये तो गोवर्धन पर्वत की तरह बन गया है। गोवर्धन पर्वत पता है ना आपको, जो श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर उठाया था। तो ऐसा लग रहा है बाढ़ के समय पर गांव जो है, गांव का ये नुनफर जो है, ये तो गोवर्धन की तरह बन गया है। बाल बच्चे, माल गोरू, गोरू क्या होता है? पशु, ठीक है, सींगों वाले जो पशु होते हैं, तो पशु जो हैं, अन्न धन, चारा ईंधन, सब लोग लेकर कहाँ आ रहे हैं? नुनफर की शरण में आ रहे हैं, यानी कि ऊंचे इलाके की तरफ जा रहे हैं। अरे कलछी तो घर में ही छूट गई। सुकिया की बात सुनकर विशेषर झल्लाया। और सुकिया क्या कहती है? अरे कलछी जो है, जो चम्मच जो है सब्जी बनाने की, वो तो घर पर ही रह गई। इस पर जो है विशेषर को गुस्सा आ जाता है। जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ चित्कार है, आर्तनाद है। आर्तनाद क्या होता है बच्चे? बहुत दुख। अब पहले जब बाढ़ आती थी वो बहुत ही कम बाढ़ आती थी, उसको सब लोगों को अंदाजा हो गया था कि इस बाढ़ का सामना कैसे करना है। लेकिन जहाँ पहले हाहाकार था वहाँ अब क्या है? चित्कार है। सब लोग चिल्ला रहे हैं, सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन रोने धोने से होता है क्या? लोग धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। प्रयाग सैनी कहा करते थे, जो बाढ़ जितनी तेजी से आती है वह उतनी तेजी से जाती भी है। दूसरे ही दिन से पानी घटने लगा था, तो भी गांव से निकलते निकलते 7 दिन लग गए। अब देखो बच्चों, बाढ़ जो है वो तो आनी ही थी, बाढ़ तो आ गई है, तो ऐसे में रोने से क्या फायदा। उसके दादाजी कहा करते थे कि जो बाढ़ जितनी जल्दी आती है वो उतनी ही तेजी से चली जाती है। तो दूसरे ही दिन पानी जो है वो घटने लगा था, लेकिन गांव से निकलते निकलते फिर भी 7 दिन लग गए। उफ, इन 7 दिनों में गांव की कैसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति क्या होता है बच्चों? बुरी हालत। लगता है गांव में किसी ने बमबारी की हो। अब 7 दिनों तक बाढ़ का पानी गांव में रहा, तो जैसे ही बाढ़ का पानी खाली होता है, बाढ़ चली जाती है, तो लोग देखते हैं गांव जो है, गांव का बुरा हाल हो गया है, दुर्गति हो गई है। ऐसा लगता है गांव में किसी ने बमबारी कर दी हो। जो ही पानी घटने लगा, कच्ची मिट्टी की दीवारें जो भीग गई थी धड़धड़ा कर गिरने लगी। चारों ओर ढूंढू मलबा ही मलबा दिखाई पड़ता है। ढूंढू क्या होता है? जो आवाज होती है, कच्ची दीवारें जब गिर जाती हैं तो सबकी झोपड़ियां जो गीली हो गई थी वो बाढ़ के पानी के जाते ही ढह जाती हैं और हर जगह मलबा ही मलबा दिखाई देता है।
खेत की फसल गई, घर का अन्न भी सड़ गया, अगले दिन कैसे कटेंगे? सारे गांव में मायूसी है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं कि खेत की जो फसल है वो भी खराब हो गई, घर में जो अन्न था वो भी भीग कर सड़ गया, आगे हम कैसे जिएंगे, क्या करेंगे? सुखिया उदास है, विशेषर की आंखों में नींद नहीं आ रही है। बाढ़ आती थी जाती थी, यह क्या बाढ़ आई थी? नहीं नहीं विशेषर इस तरह बैठा बैठा झींकता नहीं रहेगा। उसके दादा कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते ही आदमी जांगर चलावे। अब क्या है, जो विशेषर है वो बहुत ही परेशान है, उसको नींद भी नहीं आ रही, वो बहुत दुखी है कि आगे क्या करेगा। विशेषर सोचता है कि ये क्या बाढ़ आई, पहले बहुत सारी बाढ़ आई है, ये तो कुछ अलग ही थी। लेकिन वो कहता है मैं ऐसे झींकता नहीं रहूंगा। झींकना क्या होता है? परेशान होना, झुंझलाना। वो कहता है मैं ऐसे झींकता नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरे दादाजी कहा करते थे कि भगवान जो लेता है वही देता है, बशर्ते कि आदमी जांगर चलावे। अब विशेषर क्या कहता है कि वो ऐसे दुखी नहीं रहेगा, वो ऐसे झींकता नहीं रहेगा, क्योंकि उसके दादाजी कहा करते थे, बेटा जो मालिक लेता है वही देता है, बशर्ते ही आदमी जांगर चलावे। जांगर क्या होता है? अपने शरीर का बल। चाहे हम कितना ही कुछ भी रोकने की कोशिश कर ले, लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है वो वही देता है और वही लेता है। विशेषर जांगर चलाएगा, हाथ पैर से काम लेगा, ये पुट्ठे किस काम के, यदि ये संकट में काम नहीं आए। अब विशेषर खुद को तैयार करता है कि वो फिर से मेहनत करेगा। किस काम का है ये शरीर अगर ये संकट में काम ही नहीं आएगा तो? विशेषर ने कुदाल उठाई, घर में दरवाजे पर जहां जहां कीचड़ जम गई थी साफ कर दिया, फिर उसी कुदाल से सारी सड़ी गली चीजों को बटोरकर एक गड्ढे में डाल दिया। खाद ही बनेगी यह। जहां जहां गंदगी थी उसकी कुदाल वहां वहां पहुंची। 2 दिन में ही उसके घर बार फिर चमकने लगे। तो देखा बच्चों, मेहनत से विशेषर ने अपना घर फिर से चमका दिया, फिर से साफ सुथरा कर दिया। सुखिया ने इस काम में कम मदद नहीं की। फिर विशेषर कुदाल उठाकर अपने खेत पहुंचा। अब घर को ठीक कर कर सुखिया, उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की। अब घर को ठीक कर कर वो अपने कुदाल लेकर अपने खेत में पहुंचता है। मेड़ों को दुरुस्त किया, गड्ढों को भरा, वह खेत में फिर धान रोपेगा, जांगर नहीं चलाएगा तो गुजर कैसे होगी। अब विशेषर क्या कहता है? वो अपने खेत में फिर से गड्ढों को भरेगा, फिर से जो मेंढे हैं उनको फिर से बनाएगा और फिर से धान बोएगा। अगर वो अपने शरीर का प्रयोग नहीं करेगा तो कैसे जिएगा? दिन भर वह कुदाल चलाता रहे और रात में जाल उठाता है और चल पड़ता है छोर में मछली मारने। अजीब रही इस साल की बाढ़, लगता है सारी मछलियों को भी वह बटोर कर ले गई। लेकिन विशेषर हार नहीं मानेगा। विशेषर सोचते सोचते क्या कहता है, दिन में वो सारे दिन अपने खेत में काम करता और रात को जाल उठाकर मछलियां पकड़ने चला जाता, लेकिन उसको मछलियां नहीं मिलती थी। वो क्या सोचता है, कैसी बाढ़ आई है ये, लगता है कि मछलियां भी अपने साथ ही लेकर चली गई हैं। लेकिन फिर भी विशेषर जो है वो हार नहीं मानेगा। दिन भर खेत में, रात भर चोर में विशेषर ने इस दानवी बाढ़ की चुनौती स्वीकार कर ली। दानवी क्या होता है बच्चों? राक्षसी। ठीक है, क्योंकि विशेषर बहुत मेहनत कर रहा था तो वो कहता है कि कितनी ही राक्षसी, कितनी ही भयानक बाढ़ क्यों ना आई हो, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं फिर से मजबूत होकर फिर से खड़ा होकर दिखाऊंगा। एक दिन सुखिया ने कहा, रिलीफ आई है, चावल बट रहे हैं, कपड़े बट रहे हैं। रिलीफ क्या होता है बच्चे? जब ऐसी जगह पर बाढ़ आ जाती है, ठीक है, सब लोग फंस जाते हैं, तो वहाँ पर सरकार जो है वो मदद भेजती है, ठीक है, खाने के लिए कुछ भेजती है, कपड़े भेजती है, तो उसको कहते हैं रिलीफ। तो सुखिया कहती है कि रिलीफ आई है, वो खाना बांट रहे हैं और कपड़े बांट रहे हैं। फिर रिलीफ आई है, भूकंप के साल भी आई थी। रिलीफ की क्या मानी होती है तू समझती है? मैं क्या जानूं, गांव के कई लोग रिलीफ लेने गए हैं। तो वो कहता है कि भूकंप के समय भी रिलीफ आई थी, तो क्या कर रहे हो रिलीफ में? तो वो कहती है मुझे नहीं पता, पर गांव के बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ रिलीफ लेने गए हैं। जो जाते हैं जाने दो। रिलीफ यानी भीख। दादा ने मरते समय कहा था, बेटा भूखों मर जाना, भीख मत मांगना। लोगों को भीख मांगने दे तो कुदाल और जाल पतवार की खैर मना। वो क्या कहता है अपनी पत्नी से कि रिलीफ लेने गए हैं लोग, रिलीफ तो भीख होती है। और मेरे दादाजी कहते गए थे,
मरते हुए कह कर गए थे कि बेटा भूखे मर जाना पर कभी भीख मत मांगना। तो वो अपनी पत्नी को कहता है कि कुदाल उठा, मेहनत कर और फिर से हम अपने खेत खलिहानों को बसाएंगे। बोरे के बोरे चावल, गड्ढे के गड्ढे नोट बट रहे हैं, लेकिन विशेषर अचल अडिग अपने काम में जुटा है। अब पानी कम हो रहा है, अपनी हसूली दे। सुकिया ने हसूली उतार दी। हसूली हाथ में रखते ही विशेषर की आंखें छलछला गई। यह पहली बार है जब उसे अपनी बीवी का गहना बंधक रखना पड़ रहा है, लेकिन वह तुरंत हंसकर बोला, भगवान मालिक है, सुक्को रानी फसल आएगी और हसूली में करण फूल भी लाएगी। बंधक क्या होता है बच्चे? गिरवी रखना। ठीक है, सब लोग जो हैं वो रिलीफ मांगने गए हैं, लेकिन सुकिया और विशेषर वो नहीं जाते। वो मेहनत करके अपने काम में जुटे हुए हैं। वो अपनी पत्नी को कहता है कि मुझे हसूली दे। हसूली क्या होता है? गहना होता है। तो अपनी पत्नी से गहना मांगता है कि उसको गिरवी रखकर कुछ वो पैसे लाएगा और फसल को दोबारा बोएगा। और वो कहता है, अपनी पत्नी से कहता है कि चिंता मत करो, जब फसल अच्छी होगी तो मैं ये हसूली जो है दोबारा ला दूंगा और इसमें कुछ और भी जड़वा दूंगा, करण फूल भी लगवा दूंगा। यहाँ से 20 मील पर बीज मिलता है। दूसरे दिन थोड़ी रात रहते विशेषर यहाँ से चला और आधी रात को नाव पर बीज लाद कर पहुंचा। आज भोर से ही वह खेत में धान रोप रहा है। अब वो क्या लेकर आता है? दूर गांव से बीज लेकर आता है, जो कि 20 मील दूर मिलते हैं। अब वो बीज रोप रहा है, ठीक है, धान रोप रहा है। उसके बगल में सुकिया यूं तो घर आंगन के ही काम में लगी रहती थी, लेकिन बाढ़ के पानी का क्या भरोसा, और खेत सूख गया तो फिर धान में हरियाली आने में ही पखवाड़ा लग जाएगा। अंततः वह भी जुटी है, डटी है। अब वो भी अपने पति के साथ मेहनत कर रही है। हरे भरे धान के बीज जमीन पोते ही जैसे सिर उठाने लगते हों। विशेषर खेत में रोपाई कर रहा है और उसके रोम रोम पुलकित हो रहे हैं। धान की जो फसल है वो बहुत अच्छी होती है। पुलकित क्या होता है? खुश। और वो फसल देखकर विशेषर जो है बहुत खुश हो जाता है। बाढ़ आती है, बाढ़ जाती है, समय पर यदि खेती हो गई तो सारी क्षतिपूर्ति हो जाती है। उसके दादाजी कहा करते थे कि बाढ़ तो ऐसे ही आती जाती रहेगी, समय पर अगर खेती करोगे तो पूरी हानि जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है, फिर से क्षतिपूर्ति हो जाएगी। उसकी आंखों में वह दृश्य नाच रहा है जब ये बीज लहलहा उठेंगे, फैलने लगेंगे। कार्तिक में छाती भर धान हो जाएगा और माघ आते ही इन खेतों में सरसों का पीला समुंदर लहलहाने लगेगा। अब वो ये सोच के बहुत खुश हो रहा है कि कार्तिक तक धान जो है वो बड़ा बड़ा हो जाएगा और माघ जब आएगी तो पूरे खेत में सरसों ही सरसों दिखाई देगी। उस समय आकाश में हवाई जहाज जा रहा था। इधर बाढ़ क्या आई, हवाई जहाज की भरमार हुई। नेता आ रहे हैं, अफसर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, सभी देखते फिरते हैं इस प्रलय कांड से लोगों को त्राण कैसे मिले। त्राण क्या होता है बच्चे? छुटकारा। जब कहीं पर बाढ़ आती है तो वहाँ पर कभी हवाई जहाज आते हैं, कभी हेलीकॉप्टर आते हैं, कभी वहाँ पर नेता आते हैं। वो देखते हैं कि इस गांव में बाढ़ कैसे आई है, कैसे इस बाढ़ से लोगों को छुटकारा मिले, कैसे लोगों को रिलीफ जो है वो दी जा रही है। सुकिया का ध्यान ऊपर गया। वह बोली, वह हवाई जहाज जा रहा है। विशेषर अपनी उंगलियों से बीजों को छिटकाते और रोपते हुए बोला, हवा में मत देखो, हमारा काम जो है वो जमीन का है। जमीन देखो, हम जमीन देखेंगे। वे अपना काम कर रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। और सचमुच उसकी नज़र ऊपर नहीं गई। उसने एक बार भी हवाई जहाज की तरफ नहीं देखा। वो अपने खेतों को देख रहा है, जमीन को देख रहा है। वह उसी लगन से, तल्लीनता से अपना खेत रोपता रहा। तल्लीनता क्या होता है? बहुत मेहनत से, जोर लगाकर, खुशी से, मगन होकर, ठीक है। तो वो ऊपर नहीं देखता, वो क्या करता है? अपनी जमीन में ही देखता है और मजे से धान जो है वो रोपता रहा। तो देखा बच्चों आपने, कितनी अच्छा ये पाठ था। तो ये पाठ किसने लिखा है? कौन है इसके लेखक? रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी, इनका लेखक परिचय हम पढ़ते हैं। इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ था। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्पाली और माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें, पैरों में पंख बांधकर आदि हैं।
बेनी जी को विशिष्ट शैलीकार होने के कारण कलम का जादूगर भी कहा जाता है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का देहावसान सन 1968 में हुआ था। तो बच्चों, ये था आज का पाठ बाढ़। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे।